नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अलीगढ़ में हुए शराब कांड के बाद अब लखीमपुर खीरी में भी इसी तरीके की घटना सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी में जहरीला शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई है। लखीमपुर खीरी के सैधरी गांव में शराब लेकर एक युवक आया था और युवक की मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने आनन फानन में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके से शराब की झिल्ली और कुछ सामान पुलिस को मिले हैं, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ के बाद लखीमपुर खीरी में भी जहरीला शराब पीने से एक युवक की मौत हो गई है। युवक की मौत के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फिलहाल इस पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके से पुलिस ने कई सारे सामान बरामद किए हैं। खेत पड़ोस में है ये, इधर हम खेत को आते हैं, इधर प्लाट वाले भी दिखाने जाते हैं तो शराब पी रहा था बैठा। सुबह वो मरा मिला, कच्ची शराब थी, वो झिल्ली वाली शराब थी। वो तो पड़ा है सब यहीं पे, आप देखिए खुद पड़ा है सब। कच्ची शराब पी, सैदरी में शराब बनती है भारी मात्रा में, वहाँ लेके आते हैं, पी के आते हैं, पीते भी हैं। यही सब होता है यहाँ। क्या हुआ फिर, वो कहाँ चला गया? फिर सुबह उसको पुलिस ले गई है। सुबह तो हम आए नहीं थे। खत्म हो गया? हाँ, वो खत्म हो गया था। हम अपनी प्लाटिंग पे आते हैं, प्लाट वाला देखने, तो कस्टमर ने बुलाया तो इधर आए तो देखे कि 2-3 लोग यहाँ बैठे हुए थे, कच्ची दारू पी रहे थे। और वो सैदरी से लाते हैं और कहीं मिलती नहीं है। सैदरी में बनती है क्या? हाँ बनती नहीं, का बजर्रा बनती है। फिर अब क्या हुआ? फिर वो देखे, सुबह देखे कि वो खत्म हुआ था, मर गया। उसको लाश कौन ले गया? लाद के सुबह नहीं, इतने टाइम पे आएगी कि कौन ले गया, वो घर ले गए वो लोग। हम अपनी प्लाटिंग पे आते हैं, प्लाट वाला देखने, तो कस्टमर ने बुलाया तो इधर आए तो देखे कि 2-3 लोग यहाँ बैठे हुए थे, कच्ची दारू पी रहे थे। और वो सैदरी से लाते हैं और कहीं मिलती नहीं है। सैदरी में बनती है क्या? हाँ बनती नहीं, का बजर्रा बनती है। फिर अब क्या हुआ? फिर वो देखे, सुबह देखे कि वो खत्म हुआ था, मर गया। उसको लाश कौन ले गया? लाद के सुबह नहीं, इतने टाइम पे आएगी कि कौन ले गया। हम उधर से आ रहे थे, टहलने जाते हैं तो उधर से आते तो हमने देखा ये यहाँ पे बैठे थे 2-3 लोग और शराब भी लिए थे, कच्ची झिल्ली वाली, वही गिलास भी, तलमोट यही खा पी रहे थे। तो हम तो क्या चले गए, टहलने आते हैं, हमसे क्या मतलब कोई कुछ भी करे। तो वो शराब पी रहा था, कच्ची वाली झिल्ली थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, हम तो चले गए थे घर पे। आज सुबह क्या हुआ? आज सुबह वो देखा तो वो ख़त्म हो गया। लाश पड़ी थी? हाँ, लाश पड़ी हुई कौन लाश थी। ले गया? ये हमने नहीं देखा। हम क्या, इस वक्त अवध जायसवाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। अवध, क्या लखीमपुर खीरी में भी जहरीला शराब बनाने वाले जो कारोबारी हैं वो सक्रिय हैं, और इस मौत के बाद प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? क्योंकि अभी अलीगढ़ की घटना लोग भूले भी नहीं है कि अब लखीमपुर खीरी में जहरीला शराब पीने से एक युवक की जान गई। देखिए धर्मराज, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी जो है कच्ची शराब की अवगढ़ माना जाता है। यह जिला जो है तराई नदियों से घिरा होने के चलते यहाँ कच्ची शराब का जो कारोबार है वो बड़े पैमाने पर होता है। और रही बात इस घटना की, जो लखीमपुर खीरी की जो लखीमपुर खीरी शहर है, इसकी सटी ग्राम सभा सीधरी वर्षों से कच्ची शराब बड़े पैमाने पे बनाई जा रही है। और आज उसी घटना का परिणाम है। इस वक्त हम घटनास्थल पे मौजूद है, आप कहेंगे तो दिखाएंगे कि यही घटनास्थल है जहाँ से हम ये उसकी यानी बॉडी बरामद हुई है। और ये आप देख सकते हैं कि खाने पीने की वस्तुएं पड़ी है। ये जो पॉलीथीन आप देख रहे हैं, नजदीक से पॉलीथीन देख रहे हैं, इसी में कच्ची शराब भर के बेची जाती है। तो लखीमपुर खीरी में जो एक कच्ची शराब का नेक्सस है, ये बहुत बड़े पैमाने पे पहले से चला रहा है। और रही बात प्रशासनिक अफसरों की, तो प्रशासनिक अफसरों ने सुबह इस युवक की बॉडी को कब्जे में लेकर ये भेज दिया, लेकिन अभी तक कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में क्या साफ होता है कि लखीमपुर खीरी में जो कच्ची शराब के माफिया है, उनको प्रशासन, और अभी हाल में ही अलीगढ़ में इस तरीके से मौतें हुई, लेकिन उनको फिर भी किसी चीज का खौफ नहीं है। चलिए अवध, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अलीगढ़ में हुए शराब कांड के बाद लखीमपुर खीरी में भी एक शख्स की जान चली गई है।
बढ़ते आगे, अलीगढ़ में हुए शराब कांड में पुलिस को अब कामयाबी मिली है। पुलिस ने 25,000 के इनामी नीरज चौधरी को गिरफ्तार किया है। अनिल चौधरी का साला है नीरज चौधरी, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और 25,000 का ये इनामी था। सप्लायर चौब सिंह और बनवारी लाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शराब कांड में 17 केस दर्ज हुए थे और 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी एसएसपी अलीगढ़ ने दिया है। आरोपियों की 5 करोड़ की संपत्ति को अभी तक ध्वस्त किया गया है, जबकि 100 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित कर लिया गया है। 5 राज्यों के 200 से अधिक ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है, कार्रवाई कर रही है। अलीगढ़ में हुए शराब कांड को लेकर पूरी जानकारी अलीगढ़ के सीनियर एसपी कलानिधि नैथानी ने दी है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जनपद अलीगढ़ में जहरीली शराब से हुई मृत्यु के संबंध में मेरे द्वारा 6 टीमें गठित की गई थी, जो लगातार एक हफ्ते से 6 राज्यों में दबिशें दे रही हैं, जिसमें प्रमुखता से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये शामिल हैं। जगह अलग अलग जनपदों में रेकी भी की जा रही है, दबिशें भी दी जा रही हैं और इनमें अगर हम अब तक गिरफ्तारी की बात करें तो 17 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 40 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें प्रमुखता से अगर बात करें तो 50,000 का इनामिया विपिन यादव, 25,000 का इनामिया मुनीश शर्मा और आज ही हिरासत में लिए गए 25,000 का इनामिया नीरज चौधरी, जो कि मुख्य अभियुक्त अनिल चौधरी का साला लगता है। इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नीरज चौधरी से सघन पूछताछ करने एवं बरामदगी करने हेतु टीमों को निर्देशित किया गया है। अगर संपत्ति ध्वस्तीकरण की बात करें तो प्रशासन पुलिस द्वारा अब तक 5 करोड़ की संपत्ति या तो ध्वस्त की गई है या कब्जा मुक्त कराई गई है। वहीं 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति को चिन्हित कर लिया गया। योगेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेंद्र, पुलिस की तरफ से तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। क्या इस कार्रवाई से मान सकते हैं कि भविष्य में अलीगढ़ में इस तरीके की शराब कांड की पुनरावृत्ति नहीं होगी? देखिए, तो अभी शुरुआत है। जो आपका कहना है कि ये जो प्रॉपर्टियों को तोड़ने की कार्रवाई है, ये अभी शुरुआती स्टेज में है, क्योंकि प्रशासन की मंशा यह है कि इनको सबको कब्जे में लेकर के पूरी तरीके से इनके ऊपर माफिया अधिनियम के तहत ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में लेकर के इनका ध्वस्तीकरण करा जाएगा। और जो भी प्रॉपर्टी जो सरकार के कब्जे में होंगी, वो जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले ऋषि शर्मा की जो एक बड़ा आलीशान उसने फार्म हाउस बना रखा था, उसके बीच से चक्रोड़ जा रही थी, तो उसको अभी ध्वस्त करा है। बाकी के बारे में उनका यह कहना है कि अभी हम इसको अदालत में जाएंगे माफिया के तहत, उसके बाद इसका पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से 100 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्होंने उसके अनिल चौधरी की बताई है, उसको अगर पूरी तरीके से कब्जे में ले लिया तो इसके आगे जो माफिया है उसके हौसले पस्त हो गए, क्योंकि उसे समझ में आ जाएगा कि इस तरह की कमाई से ली गई प्रॉपर्टी को प्रशासन हड़प लेगा। तो अगर इसको जो कहते हैं इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल प्रशासन साफ इच्छा से करेगा तो निश्चित रूप से माफियाओं के मनोबल पर बहुत ज्यादा विपरीत असर पड़ेगा। योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अलीगढ़ शराब कांड के आरोपियों पर कार्रवाई जारी है। शराब माफिया ऋषि शर्मा के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला है। तो अलीगढ़ में हुए शराब कांड पर जितने भी आरोपी हैं, उन सभी आरोपियों पर कार्रवाई जारी है। ऋषि शर्मा के फार्म हाउस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। चक्रोड़ की जमीन पर इस फार्म हाउस को बनाया गया था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़ की। चक्रोड़ की जमीन पर फार्म हाउस बनाया गया था, जिस पर प्रशासन का आज बुलडोजर तोड़ा गया है। मैं जहरीली शराब माफिया ऋषि के फार्म हाउस पर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस शराब माफिया का यहाँ पर पूरा आलीशान फार्म हाउस बना हुआ है, जो कि बिल्कुल जगह से आगे है। अब उस फार्म हाउस को प्रशासन की जेसीबी ने गिराना शुरू कर दिया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस फार्म हाउस के बीच को जो बनाया गया है
उसमें काफ़ी हद तक सरकारी भूमि को भी दबाकर बनाया गया है। इसी वजह से उस पर ये कार्रवाई की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से कितना बड़ा, मतलब कम से कम 4-5 बीघे में ये फार्म हाउस होगा लगभग। आइए हम आपको बात कराते हैं, जो हमारे साथ एसडीएम कौन है उनसे आपकी बात क्या है। आइए, हमारे साथ एसडीएम कौन है रंजू सिंह जी। ये किस तरीके से गिराया जा रहा है? देखिए यहाँ पर इनका डाटा संख्या 514 में इन्होंने जो ऋषि शर्मा है उनके पुत्र के नाम से जांच में यह पाया गया है कि यहाँ पर डाटा संख्या 517 हमारी रोड की जमीन है जो लगभग 4 मीटर चौड़ी। आप खुद देख रहे हैं कि आगे की जो बिल्डिंग बनी हुई है वो पीछे हट के बनी हुई है, जबकि ये बिल्डिंग की जो दीवार है ये आगे बढ़ती है। लगभग 2 से 2.5 मीटर जमीन इन्होंने अपने कब्जे में लेकर के चारदीवारी बनाई है। जब आज हमने इसकी जांच की तो पाया गया क्योंकि ये दबंग व्यक्ति थे तो इन्होंने ज़बरदस्ती सरकारी रास्ते पर कब्जा करके बनाया है। तो आज हम लोग इसी को तुड़वा रहे हैं। रोड पर पूरा कब्जा करा हुआ था और ये दबंग आदमी थे, तो इसी वजह, और ये इस टाइम शराब माफिया हैं, वो तो इनकी संपत्ति को तोड़वाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अब भी तोड़ने की कार्रवाई चल रही है और ये तो अभी एक के साथ चल रही है। जितने भी शराब माफिया हैं उन सब के खिलाफ ऐसी ही कार्रवाई होगी। योगेंद्र सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया। और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 12 जुलाई से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, 12 जुलाई से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव करवाने हैं। 20 जून के बाद इस चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में क्योंकि इस वक्त कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है, तो इसलिए बताया जा रहा है कि जो जानकारी इस वक्त आ रही है कि 12 जुलाई से पहले चुनाव करा लिए जाएंगे। यानी कि 12 जुलाई से पहले सभी जिला पंचायतों को उनका अध्यक्ष मिल जाएगा और ब्लॉक प्रमुख भी चुन लिए जाएंगे। 20 जून के बाद अधिसूचना जारी हो जाएगी। इस वक्त मेरे साथ एसके वाजपेयी जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले अगर हम जाएं तो लग रहा था कि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव है वो लंबा खींचेगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार की कोशिश रही, संक्रमण के दर में कमी आई है, उसके बाद ये चुनाव का ऐलान हुआ है। तो माना जा सकता है कि एक प्रक्रिया है जिसको जल्द से जल्द पूरा भी सरकार करना चाहती है। बिल्कुल, अगर हम देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव पहले भी 6 महीना लेट हो चुके थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 27 मार्च को जब यह अधिसूचना जारी हुई उसके बाद शुरू हुई। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में सभी 4 चरणों का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न करा लिया और यह पहला मौका भी था जब उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से पंचायत के चुनाव संपन्न हुए। हालांकि छुटपुट घटनाओं के अलावा कहीं कोई बड़ी घटना नहीं हुई, जिसके बाद अब चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष और साथ ही साथ ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होने हैं, उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी लगभग हरी झंडी हो चुकी है और अब इस पूरे मामले को लेकर यूपी पंचायती राज विभाग साथ ही साथ यूपी निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा जा रहा है और उम्मीद यह की जा रही है कि 20 जून वो तारीख होगी जिस दिन से उत्तर प्रदेश में इन दोनों चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी हो जाएगी, क्योंकि ये चुनाव महत्वपूर्ण होंगे। सभी पार्टियों के बीच घमासान मचा हुआ है और निश्चित है कि कोशिश हर पार्टी कर रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं इस पंचायत चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। चूंकि प्रदेश के सभी 75 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव होने हैं, तो ऐसी स्थिति में सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। जो अभी तक की तैयारियां हैं उसमें पंचायती राज विभाग ये व्यवस्था कर रहा है कि 20 तारीख के बाद जब अधिसूचना जारी हो तब तक वो सारी चीजें पूरी कर ले और 12 जुलाई वो तारीख होगी जिसके पहले ये चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। हालांकि अगर हम अभी की बात करें तो सभी जिला पंचायत अध्यक्षों के स्थान पर और ब्लॉक प्रमुखों के स्थान पर प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं। जहां जिलाधिकारी या अपर जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी प्रशासक है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष की जगह पे वहीं एसडीएम लेवल के अधिकारी को जो प्रशासक बनाया गया है ब्लॉक प्रमुख के स्तर पर। तो वैसे भी ये सारे काम लगातार चल रहे हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि जब बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव संपन्न हो चुका है तो ऐसी स्थिति में ये चुनाव करा लिए जाए। जो पहले चुनाव कराने की योजना
थी वो मई में थी, चूंकि मई में जो स्थितियां थी कोरोना काल के कारण वो अनुकूल नहीं थी। इस वजह से उत्तर प्रदेश सरकार इसको इस महीने में अधिसूचना के साथ ही जुलाई के पहले सप्ताह में इसको पूरा कराने की पूरी कोशिश कर रही है। जी ठीक है, चलिए एसके आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो 12 जुलाई से पहले जिला पंचायत और बीडीसी के चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। वहीं वैक्सीनेशन अभियान को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार ने एक ऐलान किया है कि इस अभियान में तेजी लाई जाएगी। टीम 9 के साथ लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक करते हैं। टीम 9 की बैठक में इस लक्ष्य को निर्धारित किया गया है कि जून में 1 करोड़ टीकाकरण किया जाए। जून के महीने में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है और जुलाई में वैक्सीनेशन में 3 गुना तेजी का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि अगर जून में 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगे और जुलाई में इंटू 3 यानी कि जुलाई में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और इस अभियान के लिए सीएम ने दिशा निर्देश दे दिए हैं। नर्सिंग के छात्रों को टीकाकरण की ट्रेनिंग दी जाए, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जब आप वैक्सीनेशन अभियान को चलाएंगे तो आपको मेडिकल स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी। इसको लेकर पैरामेडिकल जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, उनको ट्रेनिंग देने को भी कहा गया है। एसके वाजपेयी मेरे साथ जुड़े हुए लखनऊ से। एसके, लगातार सरकार कोशिश कर रही है और वाकई सभी को पता है कि वैक्सीनेशन से ही हम कोरोना को हरा सकते हैं, एक शील्ड का काम करता है। तो जितनी जल्दी वैक्सीनेशन हो जाए उतना बेहतर है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम 9 की बैठक के दौरान ये चीजें पूरी तरीके से अपडेट पूरे प्रदेश भर का लिया था, क्योंकि प्रदेश के सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन चल रहा है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया और आगे का दिशा निर्देश भी दिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जून महीने के लिए 1 करोड़ वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा है। वहीं अगर हम जुलाई की बात करें तो 2 से 3 करोड़ तक वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य जुलाई महीने का है। तो इस स्थिति में उत्तर प्रदेश के जो 9 करोड़ लोग जो 18 से 44 साल के हैं, जिनको टारगेट किया गया है, उसमें से मतलब हम कहें कि 60% लोगों को जून और जुलाई के महीने में कवर करने की उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने आज भी निर्देशित किया है कि जो एमबीबीएस या पैरामेडिकल के छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, हालांकि वो पूरी तरीके से अभी मेडिकल में नहीं आए हैं, ऐसे छात्रों को वैक्सीनेशन के लिए तैयार किया जाए और उनको प्रशिक्षण किया जाए। इनका प्रशिक्षण अगले 2 से 3 दिन में शुरू कर दिया जाए। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार हर वो संभव प्रयास कर रही है। जैसा कि मुख्यमंत्री ने भी आज कहा कि वैक्सीनेशन सबसे मुफीद तरीका है कोरोना से बचने का। तो ऐसी स्थिति में वैक्सीनेशन पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए और वैक्सीनेशन को लेकर हमको हर संभव प्रयास करना चाहिए कि तेजी के साथ हो। हालांकि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में वैक्सीनेशन चल रहा है, जो 45 प्लस के लोग हैं उनका भी, और साथ ही साथ 18 से 44 वर्ष वाले लोगों का भी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक और निर्देश दिया है कि महिलाओं के लिए अलग से वैक्सीनेशन का बूथ होगा। अब कल या आने वाले 1-2 दिन के अंदर प्रदेश के सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर महिलाओं के लिए भी अलग वैक्सीनेट बूथ बना दिया जाएगा। तो निश्चित है कि वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वो दिख भी रहा है। अब तक उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करेंगे तो करीब 1 करोड़ 98 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लक्ष्य का करीब 20% जो टारगेट था वो हासिल भी कर लिया है पिछले महीने के। चलिए बिल्कुल, एक बड़ा लक्ष्य रखा है और जब बड़ी लड़ाई होती है तो लक्ष्य को भी बड़ा रखना पड़ता है, अब फिर आपको उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी आपका इस पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। फिलहाल 2 और जिलों में कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया है। बुलंदशहर और बरेली में एक्टिव केस की संख्या 600 से कम हो गई है और राज्य सरकार ने तय किया है कि जिन जिलों में एक्टिव केस 600 से कम होंगे वहां पर स्वतः ही जो कर्फ्यू है वो खत्म हो जाएगा। अब फिलहाल जो वीकेंड लॉकडाउन है वो पूरे उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता है। वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू अभी भी लागू है, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश के 67 जिले ऐसे हैं जो कोरोना कर्फ्यू से मुक्त हो चुके हैं। 75 जिलों में से 67 जिले अब ऐसे हो गए हैं जिसमें 2 नए जिले शामिल हुए हैं, बुलंदशहर और बरेली, जहां पर एक्टिव केस की संख्या घटकर 600 से कम हो गई है। कोरोना भगाने के लिए सांसद हेमा मालिनी ने हवन करवाया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर अपने घर में सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने हवन किया। उन्होंने कहा कि जब से कोरोना आया है रोजाना मैं हवन करती हूं। वृंदावन के लोगों से अपील की थी कि अपने घरों में हवन करें। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों से उन्होंने अपील की थी, लेकिन यहां पर न्यूज़ वन इंडिया का यह सवाल है कि क्या हवन से कोरोना हारेगा?
ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सांसद हेमा मालिनी हवन का आह्वान कर रही हैं। ओम रोम जिम से ओम भूर्भुवः सत्रम वचमे जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मेन बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स भूर्भुवः स जिम रोम ओम रोम जिम से ओम भूर्भुवः सत्रम वचमे जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मेन बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् चला जाओ इसको कड़ा ये करना तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी के सांसद हैं हेमा मालिनी, जो ये उनके मुंबई स्थित आवास का है, और उन्होंने अपील की है लोगों से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि हवन लोग जरूर करें। ओम रोम जिम से ओम। इस हवन में पिछले 1 साल से तो कर ही रही हूँ, उससे पहले भी करती थी। जब से ये महामारी कोरोना शुरू हुआ तब से मैंने शुरू किया है। सुबह और शाम दोनों वक्त मैं करती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पूरा वातावरण को शुद्ध कर देता है। ये जो स्मोक है इसमें घी है और बहुत सारी सामग्री है। इसमें नीम का पत्ता भी है और राई भी है और नमक भी है एंड लोबान भी है, अच्छी खुशबू भी आती है। और ये सब डाल के मैं ये ऐसे हवन करती हूँ। जिस हवन कानपुर के बर्रा 2 गुप्ता नॉनवेज पॉइंट नशेबाजों का अड्डा बन चुका है। इस नॉनवेज पॉइंट में नशेबाजी करने के बाद जमकर मारपीट हुई है। बताया जाता है कि एक लोडर के चालक को नशेबाजों ने मामूली सी बात पर जमकर पीटा है, और इस मारपीट का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 इलाके की यह घटना है। एटा में अवैध तमंचा लहराने वाले दबंग को गिरफ्तार किया गया है। बीडीसी मेंबर के घर धमकी देने ये दबंग पहुंचा था। अपने साथियों के साथ बीडीसी मेंबर के घर ये दबंग पहुंचा था, और इस मामले में जब वीडियो वायरल हुआ उसके बाद इस पर कार्रवाई हुई और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। एटा के नया गांव थाना क्षेत्र के अलियापुर गांव का ये मामला है। मेरठ में युवक ने अपने ही घर में आग लगा ली। पत्नी और भाई से गृह क्लेश से परेशान होकर बताया जा रहा है कि इस युवक ने कदम उठाया है। आग लगाकर घर की छत से युवक ने छलांग लगा दी। फिलहाल घायल अवस्था में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। मेरठ के थाना कोतवाली इलाके के डालमपाड़ा का ये मामला है, जहां पर पत्नी और भाई से गृह क्लेश यानी घर में मनमुटाव के कारण, आपसी झगड़े के कारण ये कदम उठाया। उसके बाद उसने बाकायदा छत से छलांग लगा दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।